साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। आज के वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के आलोक में गणित क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, गणित की अवधारणा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सीटेट की परीक्षा में इस वीडियो से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की चर्चा। सीटेट परीक्षा के मैथमेटिक्स की पेडागाजी से जुड़ी हुई चर्चा। ठीक है, गणित क्या है साथियों? गणित का सामान्य अर्थ जो है वो है गणना का विज्ञान। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। इसकी प्रकृति तार्किक है। यहाँ एक एक शब्द प्रश्न है। चूँकि आप देखते होंगे कि जब आप अनसॉल्व्ड देखे होंगे या सॉल्व पेपर्स देखे होंगे सीटेट का, तो उसमें देखे होंगे कि एक एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। इसकी प्रकृति तार्किक है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। इसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान इत्यादि का भली भांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक और गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्याओं को भी सरल बना सकते हैं। यह मानव जीवन का सच्चा आधार भी कहा गया है। अब चलिए बात करते हैं गणित की विशेषता एवं प्रकृति पर। तो इसमें देखिए पहला बिंदु है, गणित की प्रकृति सरल व अन्य पाठ्यक्रम की तुलना में सुदृढ़ है। यहाँ यह ध्यान रखिए कि क्या कह रहा है, गणित की प्रकृति सरल व अन्य पाठ्यक्रम की तुलना में सुदृढ़ है। गणित की प्रकृति जटिल या कठिन कदापि नहीं है। ठीक है। गणित की प्रकृति यथार्थ, क्रमबद्ध व तार्किक है। इसका प्रत्येक ज्ञान एक निश्चित परिणाम को स्पष्ट करता है। गणित ज्ञान पैटर्न खोजने, अनुमान लगाने, तर्क करने व रचनात्मक ज्ञान को बताती है। इस लाइन से एक प्रश्न सीटेट में साथियों पूछा जा चुका है, रचनात्मक ज्ञान। ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु है गणित की भाषा। गणित स्वतः एक भाषा है। बहुत ध्यान से देखिए, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से बनी है। गणित सीखने हेतु हमें किसी अन्य भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। गणित सीखने के लिए हमें किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्योंकि यह सामान्य भाषा पर कार्य करती है। इसके लिए हमें कोई अन्य भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। अब अगला बिंदु देखिए, गणित सीखने हो तो कोई विशेष जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 4 कथन दिए रहते हैं, उनमें से दिया रहता है कि इनमें से कौन गणित के संदर्भ में सही है, कौन गलत है। इस तरह से आपको चयन करना रहता है। तो एक एक लाइन बहुत ध्यान से देखिए। गणित सीखने हो तो कोई विशेष जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। गणित कोई भी सीख सकता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गणित कोई भी सीख सकता है। यह जाति, लिंग, स्थान व विकलांगता, शारीरिक पर निर्भर नहीं होती। अब देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, गणित सीखने हेतु तो पामेला लिबेक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, यह भी प्रश्न बन सकता है। हाउ टू टीच मैथमेटिक्स किसकी पुस्तक है? पामेला लिबेक की है। तो गणित सीखने हेतु पामेला लिबेक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में ELPS सिद्धांत दिया। अब इसमें देखिए, ये जैसे हम लोग भाषा सीखने में क्या करते हैं, सुबोपली हम लोग पढ़े हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसी तरह मैथमेटिक्स सीखने के लिए ये पामेला लिबेक ने हाउ टू टीच मैथमेटिक्स बुक्स में जो चरण दिए वो है ELPS मतलब पहला ई से क्या है, एक्सपीरियंस। इसमें क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी मूर्त वस्तुओं का अनुभव। फिर उसके बाद कह रहा है लैंग्वेज डिस्क्राइब अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस मूर्त वस्तु के बारे में क्या है, भाषा या बातचीत। फिर तीसरा देखिए पी कह रहा है पिक्चर ड्रा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का, उस मूर्त वस्तु का चित्र बनाना। फिर कह रहा है यह सिंबल, डिनोट द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि देखिए अभी पीछे चर्चा हुई कि गणित क्या है, सिंबल यानी प्रतीक, उसका उस गणित की भाषा में प्रयोग किया जाता है ना। तो ये डिनोट द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिंबल। ठीक है। तो ELPS ये गणित सीखने के क्या हैं, चरण हैं। अब साथियों देखिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। गणित शिक्षण का उद्देश्य।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अब एक एक बिंदु ध्यान से देखिए। बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस तरह के बिंदु पूछे जाते हैं। आप पेपर देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। गणित को बच्चों के जीवन अनुभव अर्थात उसके आसपास के परिवेश से जोड़कर बताना चाहिए। एनसीएफ 2005 में इस बात पर बहुत विशेष रूप से जोर दिया गया है कि गणित ही नहीं अन्य विषय भी जो हैं कि गणित को अन्य विषयों को भी बच्चों के आसपास के परिवेश से जोड़कर ही बताना चाहिए। इसमें देखिए, गणित को बच्चे के जीवन अनुभव अर्थात उसके आसपास के परिवेश से जोड़कर बताना चाहिए। अब अगला बिंदु देखिए, बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने व उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना। बच्चों को गणित की मूल संरचनाएं जैसे अंकगणित, ज्यामितीय, आकृति, पैटर्न, मापन आदि को समझाना। उपर्युक्त उद्देश्यों का निष्कर्ष डेविड व्हीलर के कथन में निहित है। इनके अनुसार बहुत ध्यान से देखिए, डेविड व्हीलर का कथन, ये कथन पूछ सकता है। बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज पोल्या, गणित के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज पोल्या के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं, संकीर्ण उद्देश्य, उच्च उद्देश्य। अब देखिए, संकीर्ण उद्देश्य इन्होंने क्या कहा है। इस उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इसमें संख्या संबंधी कौशल का विकास, गणितीय संक्रियाएं, मापन, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात आदि का ज्ञान तक ही लक्ष्य सीमित है। देखिए, उच्च उद्देश्य में क्या कर रहा है। उच्च उद्देश्य में इस उद्देश्य के अंतर्गत बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ये प्रश्न साथियों परीक्षा में पूछा गया है। उच्च उद्देश्य के अंतर्गत बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना है, अर्थात बच्चों में चिंतन का विकास, ताकि वह अमूर्त विचारों के साथ काम कर सकें, जैसे तर्क, पैटर्न, अनुमान, समस्या पहचान, अमूर्त चीज़ों को समझना। ठीक है, जॉर्ज पोल्या के विचार। जॉर्ज पोल्या ने अपनी पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट, ध्यान देखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम हाउ टू सॉल्व इट में समस्या समाधान करने हेतु सिद्धांत दिए। समस्या समाधान हेतु जॉर्ज पोल्या ने अग्रांकित 4 चरणों को पालन करने हेतु सुझाव दिया। अब देखिए, यह चरण साथियों परीक्षा में पूछा गया है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है। ठीक है, गणित हल करने हो तो इनमें से कौन चरण का पालन नहीं होता है या कौन का पालन होता है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। कल मैं सॉल्व पेपर देख रहा था तो उसमें था, पहला चरण क्या है, समस्या को समझना। दूसरा क्या है, योजना बनाना। तीसरा है योजना को लागू करना। उसके बाद सत्यता की जांच करना। आप जानते हैं गणित में परिणाम निश्चित होते हैं, तो उन परिणामों की सत्यता की जांच आप करके आश्वस्त हो सकते हैं कि क्या आपका निष्कर्ष सही है या गलत है। ठीक है, जॉर्ज पोल्या ने सीखने का भी सिद्धांत दिया है। इन्होंने सीखने को 3 भागों में बांटा है, सक्रिय रूप से सीखना, सबसे अच्छी प्रेरणा का सिद्धांत और चरणबद्ध तरीके से सीखना। ये तीनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। जॉर्ज पोल्या ने कहा कि गणित विज्ञान नहीं, एक कला है। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि गणित विज्ञान नहीं, एक कला है। किसने कहा, ये जॉर्ज पोल्या ने कहा था। जॉर्ज पोल्या ने बच्चों में तर्क करने और सोचने की स्किल को सिखाने पर बल दिया। जॉर्ज पोल्या ने शिक्षक को बच्चों में उस कौशल को विकास करने पर बल दिया जो उसके दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्राथमिक स्तर। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इससे एक प्रश्न अनिवार्य रूप से बनेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन को समझने लायक बन सके। अब अगला बिंदु देखिए, कक्षा 1 व 2 में गणित को अन्य विषय जैसे भाषा, कला और पर्यावरण के साथ जोड़ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय जो एनसीईआरटी की क्लास 1-2 की किताबें हैं, उसमें आपको सवाल कहीं नहीं मिलेंगे। वो उसमें अधिकतम अध्याय किससे हैं, भाषा से, कला से, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, कहानियों, घर की कहानियों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, कक्षा 1 व 2 में गणित को अन्य विषय जैसे भाषा, कला और पर्यावरण के साथ जोड़ना। फिर अगला बिंदु देखिए, छात्रों में गणितीय विचार को समाहित करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है,
अगला बिंदु है संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना, पैटर्न खोजना आदि कौशल का विकास करना। अगला बिंदु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। त्रुटियों को महत्वपूर्ण मानना, क्योंकि यह गणितीय अवधारणाओं को समझने का हिस्सा है। यहाँ ये नहीं कि बच्चा गलती किया तो आप उसको तुरंत ये कर दें कि नहीं तुमको तो मैथ्स नहीं आएगी, तुम्हारे लिए गणित नहीं बनी है, या गणित तुम्हारे लिए कठिन है, या उसको आप दंडित करें। दंडित करने की तो बिल्कुल बात ही नहीं की गई है। यहाँ क्या है, त्रुटियाँ महत्वपूर्ण हैं। त्रुटियाँ हमें यह समझने में सहायता करती हैं बच्चे में किस तरह की गणितीय अवधारणा उसके मस्तिष्क में चल रही है। ठीक है, तो त्रुटियाँ महत्वपूर्ण हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला देखिए, भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना ताकि बच्चों में भय उत्पन्न न हो। ठीक है, बच्चों में भाषा और प्रतीक की समझ का विकास करना। और अगला बिंदु है गणित में अंकहीन क्षेत्र जैसे स्थानीय मान, छोटा बड़ा पैटर्न बनाना, डाटा हैंडलिंग आदि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो साथियों आज की चर्चा यहीं तक। अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।